नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव में अब कुछ महीने बचे हुए हैं और बयान पर बयान जारी है। एक दूसरे का खींचातानी जारी है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं और पूरी तरह से राजनीति पूरी तरह से गर्म है। आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन, उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट जारी किया है। इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लें। चर्चा शुरू करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले तुर्की से। तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन, वो पाकिस्तान आए हुए हैं और उन्होंने लगभग वही भाषा बोली है जो पाकिस्तान का स्टेटमेंट होता है, यानी कश्मीर को यूनाइटेड नेशन के तहत हल किया जाए। ये एक थ्रेट है, इस एरिया के लिए खतरा है, शांति को भंग कर सकता है। मैंने इस तरह के तमाम तरह के उन्होंने आकर स्टेटमेंट जारी की। पहले तो वो चुप थे क्योंकि उन्हें ब्रिक्स की मेंबरशिप लेना था, लेकिन अब जब देखे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो उन्होंने फिर से अपने पुराने रवैये पे आ गए। तुर्की पाकिस्तान का समर्थन क्यों करता है? इसकी वजह है कि दोनों में एक मुस्लिम ब्रदरहुड वाली भावना है और दूसरी चीज़ की तुर्की जो है एक इस्लामिक खलीफा बनना चाहता है। पहले भी खलीफा था, वो अटमन्स वाली बात, जिससे आपको पता ही होगा कि उस्मानिया साम्राज्य की बात कर रहा हूँ मैं। तो तुर्की वहाँ का खलीफा हुआ करता था और भारत में भी उसी के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, ऐसा कि जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कई वीडियो में बताया आपको। लेकिन बात सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुर्की ये होता है, तुर्की कुछ पाकिस्तान से बिजनेस भी करना चाहता है और बिजनेस है हथियारों का। वो ड्रोन बेचना चाहता है, वो अपने फाइटर बेचना चाहता है, कई तरह का उसने एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना चाहता है, हथियारों का व्यापार करना चाहता है पाकिस्तान के साथ। इसलिए पाकिस्तान के भाषा बोलकर उसे लुभाना चाहता है, ये भी वजह है। लेकिन भारत भी उसको छोड़ने वाला नहीं है। भारत ने भी उसकी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया है और वो है, जो दुखती नब्ज उसका है वो है जो अजरबैजान और अर्मेनिया में जो उनका टेंशन चलता है। अजरबैजान को तुर्की समर्थन करता है, उसको हथियार देता है, तो भारत भी अर्मेनिया को हथियार देता है। तेजस वगैरह और कुछ हथियार की उसके साथ डीलिंग हुई है, तो इसके लिए भी तुर्की थोड़ा भारत से खफा है। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रीक वाले मैटर में ठीक भारत ने भी उसी तरह किया कि ग्रीक और तुर्की का जो, तुर्की ने कुछ ग्रीक्स के एरिया को कब्जा कर रखा है, तो उस भारत ने भी वही राग अपना दिया कि तुर्की भी यूनाइटेड नेशन के तहत अपना इस समस्या को समाधान करे। ठीक वही जो तुर्की ने भारत के खिलाफ किया था। भारत भी चुप नहीं है। कुर्द वाला मैटर है, हालांकि कुर्द वाला मैटर में भारत अपना स्टेटमेंट क्लियर नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में कुर्द वाला मैटर को भी तुर्की के सामने उठाएगा या दुनिया के सामने तुर्की के खिलाफ उसने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा भारत, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह की कुछ डेवलपमेंट हो रही है भारत और तुर्की के बीच में। तो चलिए अब चलते हैं बिहार। बिहार में राजनीति गर्म है। आरा के जो सांसद थे और पूर्व आईपीएस भी थे, वो उनका नाम है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह वहाँ के सांसद थे और आर.के. सिंह ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। स्टेटमेंट ये जारी किया है कि पवन सिंह को काराकाट से जो चुनाव लड़ाया गया था, वो बीजेपी के एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार, हालांकि नाम नहीं उन्होंने बताया, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था वही बता रहा हूं मैं, कि बीजेपी के एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार ने उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह, जो एक्टर हैं, डांसर वगैरह हैं, गीत गाते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, उनको वहां से चुनाव लड़ाया और अब उन्होंने पैसे भी खर्च किए, जिसकी वजह से राजपूत वोटों का विभाजन हो गया और विभाजन होने से उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव हार गए। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी आरा से जो कुशवाहा यानी कोयरी जातियों का वोट को आर.के. सिंह के फेवर में नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से आर.के. सिंह चुनाव हार गए। यानी उधर राजपूतों का वोट बंटवारा, यहाँ पर कुशवाहों का वोट बंटवारा, यानी आरा में कुशवाहों का वोट का बंटवारा हो गया। यानी कहने का मतलब कुल मिलकर आर.के. सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा के एक बड़े लीडर्स जो कि मुख्यमंत्री पद के होने वाले दावेदार हैं या भविष्य में उनकी दावेदारी पक्की हो सकती है, उन्होंने
हमें चुनाव हराया है। हालांकि अभी मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूं और जिस दिन सबूत मिल जाएगा उसी दिन हम इसकी खुलासा करेंगे। ये बात कहना है आर.के. सिंह का। तो ये बिहार में एक राजनीति चल रही है। दूसरी राजनीति नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर। नवीन पटनायक को भी इसी तरह घेरा गया था उनके स्वास्थ्य को लेकर उड़ीसा में, और वही गेम यहाँ पर भी मतलब चालू किया गया है बिहार में भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर। इनके पुत्र ने बोला कि नीतीश कुमार के पुत्र ने बोला कि मेरे फादर्स जो हैं 100% फिट है, उनमें कोई तकलीफ की कोई बीमारी वगैरह नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने बार बार इस तरह का इशारा किया है, बार बार वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बीमार हैं। और प्रशांत किशोर जो कि ये अभी नई नई पार्टी बनाया है जनसुराज, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार मेंटली टायर्ड और फिजिकली रिटायर्ड हो चुके हैं। यानी एक तरह से उनके स्वास्थ्य पर बार बार ये उंगली उठा रहे हैं प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव। अब इसी के जवाब में जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने ये कह दिया कि लालू प्रसाद का स्वास्थ्य के बारे में तेजस्वी बात करें। बहुत कुछ बोला उन्होंने बोला कि लालू यादव जो है चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय के शिक्षक हुआ करते थे। अब एक अलग मैटर है, जब लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक विद्यालय खोला था, चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय। चरवाहा विद्यालय के बड़ा उस समय चर्चा में आया था कि जो देखिए इसके पीछे सोच खराब नहीं थी कि एक चलता फिरता स्कूल होगा जिसमें जो चरवाहे होते हैं या घुमंतू लोग होते हैं इधर उधर जो घूमते रहते हैं गाँव में, उनको उन्हीं के जगह पर यानी उनके भैंस जानवर भी चरती रहेंगी और वहीं पे एक मास्टर साहब जाएंगे और पढ़ाएंगे। इस तरह का कुछ इनका कॉन्सेप्ट था, आइडिया अच्छा था, लेकिन इनसे इम्प्लीमेंट सही नहीं हुआ। इसके लिए आलोचना होती है बार बार कि चरवाहा विद्यालय को लेकर। तो ये लालू प्रसाद जी का आइडिया था। खैर वो आइडिया नहीं चला और इसका राजनीतिक खामियाजा उनको बार बार भुगतना पड़ा है और उनकी आलोचना होती रहती है इस बात को लेकर। तो यही बात नीरज कुमार ने फिर बोला। नीरज कुमार ने यही बोला कि लालू यादव चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय के शिक्षक हैं, और बहुत कुछ बोला उन्होंने, कैदी नंबर, ये मैं इस पर नहीं जाना चाहता, ये पॉलिटिकल मैटर है और इस पर छीछा लेदर होता है। और एक बुजुर्ग आदमी जो कि अब बीमार रहते हैं उनके बारे में मैं ऐसा कह के उनको अपमानित नहीं करूँगा, उनकी बेइज्जती नहीं करूँगा। तो ये बातें हैं, ये उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया। और अभी आपको पता है कि नीतीश कुमार जो रेखा गुप्ता दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनी थी, उनके जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम था उसमें नीतीश कुमार नहीं गए थे और इसकी वजह उनकी व्यस्तता या स्वास्थ्य को लेकर बताया गया था। लेकिन राजद के लोगों ने ये बोल दिया कि नीतीश कुमार नाराज हैं और अपना पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार तो ऐसा बहुत किए हैं कि रूठ जाते हैं, कभी मना दिया जाता है, कभी रूठ जाते हैं, तो रूठने के बाद कुछ पलटी अल्टी होती रहती है। तो इसलिए नीतीश कुमार दूसरे को चिंतित कर देते हैं, घबरा देते हैं, डरा देते हैं। अब ये नहीं गए तो दूसरे खेमे में डर का माहौल हो भी जाता है कि भाई क्या करेंगे नीतीश, कहीं फिर उससे तो नहीं है ना। यानी तुम रूठे रहो मैं मनाता रहूँ, इन अदाओं पे और प्यार आता है, वो एक गाना था उस नीतीश कुमार के साथ कि बहुत फिट बैठता है। तो राजद के लोगों ने ये कह दिया कि नीतीश कुमार नाराज हैं और पाला बदल के हमारी तरफ आने वाले हैं। हालांकि जदयू के लोग ने भी बोला कि ये सपना मत देखें, अब राजद के लोग, राजद की विदाई है इस बार। उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि राजद की विदाई है इस बार, और इस बार भाजपा और जदयू का पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इस तरह की बातें दोनों पक्ष पार्टियों की तरफ से की गई। अब यहाँ भी बड़ा मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार, आज चेहरा तो है लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर बनेंगे? भाई बीजेपी ने जिस तरह महाराष्ट्र में गेम को पलटा है, कहीं इस तरह उलट पुलट बिहार में तो नहीं हो जाएगी। खैर नीतीश कुमार एक पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं और बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं, वो इस हर बात को समझते हैं, हर बीमारी की झाड़ फूक है उनके पास, इसलिए वो खूब अच्छी तरह समझते हैं इस बात को। भले ही लोग कितना भी कहते हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, दिमागी स्तर से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार रिटायर्ड आदमी नहीं है। नीतीश कुमार एक सुलझे हुए आदमी है और उनके व्यक्तित्व भी अच्छी है, जनता उनको प्यार करती है। और नीतीश कुमार एक उनका कोर वोट बैंक है और इस वोट बैंक उन पर विश्वास करती है। और नीतीश कुमार को हराना इतना आसान नहीं है, यानी उनको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं, हराना तो जनता के हाथ में, यानी उनके चेहरे को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं। लेकिन फिर कुल मिलाकर चुनाव होगा
और किसको कितनी सीटें। और एक बात और बता दूं, नीतीश कुमार हमेशा बिग ब्रदर वाले रोल चाहते हैं बिहार में। वो चाहते हैं कि भाजपा और जदयू में जो सीटों की बंटवारा है उसे चाहे एक ही सीट अधिक, लेकिन जदयू को एक सीट ज़्यादा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात कि जितने सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे चिराग पासवान की पार्टी हो गई, जीतनराम मांझी की पार्टी हो गई, इनको नीतीश कुमार अपने कोटे से कोई सीट नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाजपा ही अपने सीटों अपने कोटे से इनको सीट दे। तो ये भी आने वाले समय में खींचातान होगी, इसमें कोई नहीं, इसे खींचातानी की बारी है। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमें बिग ब्रदर वाला जो एक रोल मिले, और भाजपा चाहती है कि नहीं, इस बार आपको वो रोल नहीं दिया जाएगा। अब चिराग पासवान पिछली बार क्या खेल खेल दिए थे नीतीश कुमार के साथ, वो सब जानते ही। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति आज गर्म है और गर्म होगी ही, और गर्म होगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे सीटों के बंटवारा को लेकर इस पार्टी से उस पार्टी में आना जाना लगेगा, लोग हृदय परिवर्तन भी होंगे, लोग एक दूसरे का पाला बदलेंगे। मतलब ये खेल शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी इसके बारे में ये देखने को मिलेगा और हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे भी इस बारे में। तो आज के इनको बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।